स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम आपका पहला चैप्टर एनसीईआरटी का 12th क्लास का पहला चैप्टर लेके आ गए आपके सामने। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चे, तो एनसीईआरटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, एक ये चैप्टर है और आपका आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है एंड रिफ्लेक्शन वगैरह आ जाता है। रिफ्लेक्शन वगैरह में भी आगे बहुत चीजें आ जाती है, लाइट एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी हम जैसे आगे की बात करेंगे वैसे ही इन सब चैप्टर्स के बारे में ब्लूप्रिंट से बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर आपकी एनसीईआरटी का सीबीएसई 2024 के एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आपके पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसा कि मैंने आपको बताया, समझने से पहले आप पहले एक चीज समझिए बच्चे कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले बच्चे, ठीक है, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको चैप्टर के नाम का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम है और चैप्टर के नेम को पहले हम ब्रेक करेंगे और समझेंगे मतलब क्या। नाम ही बेटा आ रहा है इलेक्ट्रो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ है। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो स्टैटिक पोजीशन में हो, जो मूवमेंट ना कर रही हो, जो मूवमेंट ना कर रही हो, जहां पे मूवमेंट ना के बराबर स्टैटिक होता है ना। दो तरह के मूवमेंट होते हैं, स्टैटिक मूवमेंट होता है बच्चे, क्या होता है यहां समझेंगे, एक स्टैटिक मूवमेंट होता है, एक डायनेमिक होता है बच्चे। तो आप समझे स्टैटिक का मतलब क्या, जो रुका हुआ है रेस्ट में, जैसे कि मैंने बात करी है मार्कर रेस्ट में, अभी मैं मूवमेंट करा कि डायनेमिक में हो गया, ये ऐसे करके मूवमेंट करा रहा हूं हाथ का, ये डायनेमिक में हो गया। ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक में जो डिफरेंस रहा है वो रेस्ट का होता है, ये रेस्ट में होता है, ये मोशन में होता है बच्चे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो स्टैटिक पोजीशन में हो, अपनी ही कांस्टेंट स्पीड से वो चलती रहे बच्चे। तो ये चैप्टर के नाम का मतलब है कैपेसिटेंस। जब हम पढ़ाएंगे कैपेसिटी, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की सिर्फ बात करेंगे, जब कैपेसिटेंस हमारा स्टार्ट होगा तो कैपेसिटेंस का मतलब बताएंगे आपको। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा, फिजिक्स का स्पेशली, आप पहले उस चैप्टर के मीनिंग पे जाएंगे। क्या जाएंगे? मीनिंग पे जाएंगे। मीनिंग और डेफिनेशन आपने समझ दी किसी भी चैप्टर के लिए, तो आपका आधे ज्यादा चैप्टर वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, आधे ज्यादा चैप्टर बच्चा वहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम पहले बात करेंगे अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करेंगे बच्चे। ठीक है, यहां पे कुछ नोट्स पॉइंट्स बच्चे के मैंने बोला हमेशा आप अपने साथ में कॉपी और एक पेन जरूर रखिए। जो मैं लिखवा रहा हूं उसके शॉर्ट नोट बनाते चलिए। यही शॉर्ट नोट आपको अभी लग रहा होगा कि सर बहुत ज्यादा बर्डन डाले, आधे घंटे के लेक्चर में अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल सा कॉपी है, पेन उठाते चलिए, जो मैं लिखवा रहा हूं एज इट इज उसको वैसे लिखते चलिए। उसके साथ में हम जब ये खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक खत्म, उसके न्यूमेरिकल भी करा दे। टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल होंगे यहाँ पे, पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे किस पे, न्यूमेरिकल पे आएंगे। नहीं, टॉपिक खत्म होगा, टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द, क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? तो चार्ज हम बात करेंगे, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद, लिखेंगे बेटा, charge is the property associated with matter due to which it produce and due to which it produce and experience क्या एक्सपीरियंस करेगा बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, हमारे लिए खत्म हो गया। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद
matter due to which produce and experience the magnetic field and electric field। याद रखेंगे क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्या, ऐसी जगह जहां से प्रोड्यूस हो रहा हो वहां पे आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट मिले और मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पे एक्सपीरियंस हो, क्या हो, मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ एक्सपीरियंस हो। तो सपोज कर दो मैग्नेट आपस में यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, तो दो मैग्नेट को जब हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करें, बीच में जो उसकी जो फील्ड बनती है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जो एक्सपीरियंस होता है वहां पे हमको देखना, जो करंट लगती है तो वो चार्जेस की वजह से लगती है बेटा। चार्ज ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां पे चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा वहां पे इलेक्ट्रिक का कोई मतलब ही नहीं है। पहले आपको चार्ज प्रोड्यूस कराना पड़ेगा, चार्ज प्रोड्यूस कराओगे तभी इलेक्ट्रिक चार्ज वहां पे बनेगा, ठीक है। चार्ज बनेगा देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जहां पे चार्ज ही नहीं वहां पे आप क्या इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है चार्ज का। जो बच्चे 9th क्लास में नहीं पढ़े 10th क्लास में नहीं पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का सिंबल होता है Q होता है बेटा, ठीक है। चार्ज का सिंबल होता है Q, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है Q। आई होप आप लोगों ने इसका समझ लिया होगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आगे वाले टॉपिक के बारे में, ठीक है। और जो बच्चों को लगता है सब टॉपिक्स नहीं होंगे, नोट्स बना के चलना है, आप एनसीईआरटी बुक खोलिएगा और मेरे टॉपिक्स लेके चलिएगा, आपको हर एक टॉपिक वहां पे टॉपिक वाइज मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब ये शायद टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसको सबने पढ़ा होगा और शायद बोले कि भैया सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, इंसुलेटर और दूसरा है कंडक्टर। सबने पढ़ा होता है, एक बार बस बोलो, कोई बड़ी बात नहीं है भैया। इंसुलेटर क्या होता है, वी डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को वो क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, कंडक्टर कहलाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है वो कहलाता है क्या, इंसुलेटर। जो कंडक्ट करता है वो कंडक्टर कहलाता है। एग्जांपल बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल समझ लीजिएगा। कंडक्टर का भी एग्जांपल है मेटल, है ना, लोहा, आयरन। आयरन की बात कर लेते हैं भैया, आयरन में देखो सबसे तेज इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, कभी दौड़ा के देख लेना। इंसुलेटर में नॉन मेटल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉन मेटल में डाला जाएगा। नॉन मेटल आएगा तो नॉन मेटल में क्या हो जाएगा, आपके पास ये मार्कर, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो मार्कर क्या हो गया, मार्कर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन इंसुलेटर। जहां पे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी क्या कर लेना, इसमें तार बांधना कॉपर का, लगा देना स्विचेस में, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट नहीं करेंगे। कोई बताने की जरूरत, छोटे बच्चों वाला सवाल है, 12th क्लास में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन टॉपिक में था इसलिए हमने पढ़ा दिया इसको, ठीक है। जिसको आता नहीं देख लेना, ये बच्चे पता नहीं कोरोना में पढ़ भी रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रांसफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर और ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता है, कॉज ऑफ की किसकी वजह से होता है ट्रांसफरेंस, मतलब कि इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से ट्रांसफर होते हैं। एसोसिएटेड लिखेंगे, एसोसिएटेड विद फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है बच्चे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये चीज ट्रांसफर होती है। क्या होती है, ट्रांसफर, एसोसिएटेड विद फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण बच्चे आपका ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या कहते हैं, सिंपल सा भैया कॉन्सेप्ट है, छोटी क्लास में सारे बच्चों ने किया होगा, समझेंगे। क्या किया था, पेन लिया था, सॉरी स्केल लिया था, स्केल को यहाँ पे सर पे रब किया था तेज तेज, और यहाँ पे पेपर कुछ फाड़ के रख लिए थे। जब हमने यहाँ पे रब किया और स्केल को यहाँ पे लगाया तो हमने देखा वो पेपर क्या हो गए, अटैच हो गए स्केल के साथ में। वहां पे जो एनर्जी लगी थी, जो फोर्स लगा था, वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से लगा था, वहीं पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था। बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चे, क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये टॉपिक शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये टॉपिक आपके टॉपिक्स वगैरह मिल जाएंगे आपको वहां पे एनसीईआरटी के बुक में। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, ठीक है। क्या बच्चे बात करते हैं? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में क्या बोलते हैं? चार्ज एग्जिस्ट, जो चार्ज होगा वो किसमें एग्जिस्ट करेगा? चार्ज एग्जिस्ट करेगा डिस्क्रीट अमाउंट में। क्या? जो चार्ज आपका होगा वो हमेशा चार्ज एग्जिस्ट इन discrete amount rather than continuous amount, continuous discrete amount rather than continuous value, hence continuous value and hence charge is quantized। ये देखो, ये नया वर्ड मिला हमको, क्या मिला? इसको हम ब्लैक मार्कर से लिखेंगे, पेन चेंज कर देंगे। चार्ज इज क्वांटाइज्ड बच्चे, ठीक है। ये नया वर्ड मिला है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज एनसीईआरटी बुक में टॉपिक है। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, क्या? चार्ज क्या है? डिस्क्रीट अमाउंट में होता है, डिस्क्रीट अमाउंट में होता है। किस में होता है? डिस्क्रीट अमाउंट में होता है rather than the continuous। डिस्क्रीट मतलब अपने में अलग अलग होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता, एक साथ बहता नहीं रहता, अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है? क्वांटाइज हो जाता है। क्वांटाइज का मतलब भी होता है डिस्क्रीट अमाउंट में, मतलब डिस्क्रीट होता है। क्या होता है? डिस्क्रीट अमाउंट में। ये हमेशा डिस्क्रीट अमाउंट में जो चार्ज होगा वो अलग अलग दौड़ेगा, डिस्क्रीट अलग अलग होगा, rather than कंटीन्यूअस एक साथ में नहीं दौड़ेगा, अलग अलग दौड़ेगा। याद रखिएगा, मैथमेटिकल इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, शायद आपको मैंने लिख दिया होगा इसका। तो हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में और पढ़ते चले। इसको भैया स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा बच्चे अपने, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा क्या नॉर्मल एक आपका क्या होता बेटा? आपका एक नोट्स तैयार होता चलेगा, ठीक है। मैथमेटिकल इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। मैथमेटिकली इसको लिखते कैसे हैं भैया? मैथमेटिकली ही हमारा होता ही है मैथमेटिकल। इसको कैसे लिखेंगे? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई बच्चे, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। अब बच्चे बताएंगे आप लोग, जो बच्चे पढ़ा तो पता है Q क्या है? Q है एक चार्ज, ठीक है। N क्या है? N क्या है? एक इंटीजर है। क्या है बच्चे? N क्या है? एक इंटीजर है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल आते हैं, 2 से 3 न्यूमेरिकल आ जाएंगे आपके। ये Q इक्वल टू NE के बराबर, ठीक है। तो छोटा सा अमाउंट है, पढ़ते चलेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं। न्यूमेरिकल अभी इसके लगा देंगे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत छोटे छोटे अमाउंट में। तो बच्चे मैथमेटिकली इसको लिखते कैसे हैं? Q इक्वल टू प्लस माइनस, हम दोनों चार्ज की इंटीजर है तो पता नहीं कैसा होगा, या तो प्लस में हो सकता है या तो माइनस में हो सकता है। प्लस माइनस एन ई, भाई आपको पता है इंटीजर है, इंटीजर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो हमारी होती है वो हम वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, इसको मिटा कर रहे हैं, जरा देख लीजिएगा इसको। अब बच्चे नोट करके लिखिए, ठीक है बेटा। थ्योरी को भी एज वेल थ्योरी तैयार करते चलेंगे, डेरिवेशन अच्छे से हो जाएगी। नोट करके लिखते चलिए। नोट में क्या लिखेंगे आप? NOT, नोट, पैसे वाली नोट नहीं मेरे लाल, NOT, नोट करके पॉइंट करके बना के लिखेंगे। व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट अमाउंट, लिखेंगे व्हेन एन फिजिकल क्वांटिटी exist in discrete packet, exist in discrete packet, पैकेट की बात करें बेटा, discrete packet, discrete rather than continuous amount, rather than
बच्चे मेरे लाल, rather than continuous amount, the quantity is said to be the quantity is said to be क्या उसको बोलेंगे, जैसा कि हमने बताया था, एक वर्ड इस्तेमाल किया था क्वांटाइज्ड। क्या बोला था? क्वांटाइज्ड। इस अमाउंट, इस चीज को क्या बोला गया? क्वांटाइज्ड। आपकी कभी कदा पूछ लेता है क्वांटाइज्ड। अब जैसा कि हमने बताया था कि चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, किससे? क्यू से डिनोट करते हैं। तो हम बात करेंगे जब चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज को बच्चे क्यू से डिनोट करते हैं, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? इसकी होती है एसआई यूनिट कूलम्ब। यहां लिख दे रहा हूं COULOUMB, कूलम्ब। बेटा कूलम्ब एक साइंटिस्ट थे, है ना, उनके नाम पे चार्ज की इन्होंने खोज करी थी, इन्वेंशन किया था। दैट्स व्हाई इनको इनकी एसआई यूनिट नाम बन गया कूलम्ब। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये बेटा अभी बस शुरुआत करी थी, बेसिक कॉन्सेप्ट थे एनसीईआरटी के, जो रिलेटिविटी ऑफ चार्जेस के बारे में बताया हमने। ठीक है, और बताया हमने कूलम्ब, ये सब चीजें नॉर्मल है, थ्योरी लिखते चलेंगे, तभी आगे की चीजें समझ में आने वाली हैं। आई थिंक यहां तक हो गया होगा। अब हम इसको रब कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, जिसका नहीं हुआ होगा साथ में, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो पॉज कर लेंगे, उसके साथ आप देखते चलेंगे। ठीक है बच्चे, कूलम्ब लॉ। अब हमने क्या बताया, मैंने क्या बताया अभी कि भैया क्या करना है, हमने अभी एसआई यूनिट बताई चार्ज की क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होती है हमने बताया कूलम्ब। देखा मैंने कहा था अभी आएगा COU, कूलम्ब होती है। ठीक है, कूलम्ब होती है, तो इसके बेसिस पे ही कूलम्ब लॉ आ गया। क्या आ गया है? कूलम्ब लॉ। तो कूलम्ब लॉ को समझेंगे, यहां भी रब कर रहा हूं पूरा, बेटा बड़ा है टॉपिक, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा कूलम्ब लॉ को। ठीक है, कूलम्ब लॉ को बाकी ध्यान समझिएगा, यहां पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं। अब यहां से आपकी डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगी बच्चे। क्या स्टार्ट हो जाएगी? डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने सबसे पहला फिजिक्स में 12th क्लास का सबसे पहला चैप्टर का डेरिवेशन कराने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, कूलम्ब लॉ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इट स्टेट दैट, यहां पे लिखेंगे क्या होता है, इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है, दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन और रिपल्सन acting between the 2 point charges, 2 point charges के बीच में होगा, that's called a Coulomb law। जैसे क्या बोला है, state that the electrostatic force of interaction और repulsion acting between the 2 point charges के बीच में होगा। ये हमने मान लिया 1 पॉइंट चार्ज ये है, 1 पॉइंट चार्ज ये है, इन दोनों के बीच में या तो इंटरेक्शन होगा, या तो ये दोनों आपस में आके मिल जाएंगे, ऐसे जैसे हमने बात करी, या तो आपस में मिल जाएंगे, या तो ये रिपल्सन हो जाएगा, या तो ये इस तरीके आके मिल जाएंगे, या तो ये रिपल्सन, मतलब दोनों आपस में अलग अलग हो जाएंगे, या तो आपस में आके मिल जाएंगे बच्चे मेरे लाल। ठीक है, तो इसका जो डिनोशन या फॉर्मूला हम बात करते हैं, क्या होता है मेरे लाल, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन q2 अपॉन r स्क्वायर। ये इसका सिंपल सा डिनोशन है बच्चे। क्या है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 अपॉन q1 अपॉन q2 अपॉन r स्क्वायर। अब
Q1 और Q2 क्या है बच्चे? Q1 और Q2 क्या है? दो पॉइंट चार्जेस है। क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस है बच्चे मेरे लालू। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो कि दो पॉइंट चार्जेस है, स्टेशनरी है, ये याद रखना, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं। स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं जो R है, यहां पे जो R है, ये सेपरेशन है मेरे बच्चे, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, मतलब जैसे इनके बीच का डिस्टेंस जो बोलते हैं ना, जैसे दो पॉइंट चार्जेस, ये पॉइंट चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये इनके बीच का जो डिस्टेंस यहां देखने को मिल रहा है बेटा आपको, ये बोलते हैं, ये सेपरेशन, ये R है। क्या है? R है। तो यहां तक ये हो चुका होगा, तो हम, ठीक है, इसको हटाएंगे और इसकी वैल्यू लिखेंगे बच्चे। क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखेंगे, क्या होती है। तो इसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हम इसको हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो लिखते लिखते साथ में करिए। ठीक है बच्चे, ओके, हटा रहे हैं इसको। ठीक है, अब हमने क्या बताया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारी ये थी बेटा, ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परमिटिविटी, परमिटिविटी, नाम ही नहीं याद होता किसी की, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, याद रखेंगे, स्टूडेंट टॉपिक है। अब इसकी भी कुछ वैल्यू होती है, क्या होती है इसकी वैल्यू? पहले देखो, पहले यहां तक क्लियर करो, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस क्या होता है? क्या होता है? वैल्यू लिखेंगे 8.85419, सही लिखा है बच्चे, इनटू 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। लिखते चलेंगे इसको, यूनिट को, इसकी ये वैल्यू होती है भैया 8.8419 इंटू 10 टू पावर 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1.1/4 का एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है? 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद रखेंगे बच्चे इसको। ठीक है, तो अब हमने जो अभी इतना सब कहानी बनाई, ठीक है, जितना जब तक बना उसको लिखेंगे, उसको लिखने का भी तरीका है, यहां तक लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। लिखने का भी तरीका होता है बच्चे, ठीक, क्या लिखेंगे? द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, देखो, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस which is Q1 Q2 Q1 Q2 located at a distance, distance क्या है बच्चे? R है, तो सेपरेशन था वही मेरा था, डिस्टेंस R in a medium other than the free space, in a medium rather than a free space। ठीक है, इसी को बोला गया जो हमने अभी लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर बच्चे। ठीक है, तो यही तो था, यही तो लिखा था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, बस अब ई आर ये क्या कहता है कि यार रिलेटिव ई आर क्या आता है, यहां का लिख दिया, यहां पे ई आर लिखा रहता है एप्सिलॉन नॉट की जगह पे, तो ई आर क्या होता है? एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ स्पेस, एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी
फ्री स्पेस। बेटा राइटिंग थोड़ी खराब है, देख लीजिएगा, जिसको जो वर्ड क्लियर ना हो मुझको नेक्स्ट सेशन में जब आऊं तो मुझको बता दीजिएगा कि ये चीजें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं, तो मैं क्लियर कर दूंगा, कोई बात नहीं है। राइटिंग थोड़ा सा खराब हो जाती है कभी कभी, व्हाइट बोर्ड पे लिखते लिखते एडजस्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद भी मैं सही कर दूंगा, बोल रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा तो वर्ड क्लियर नहीं हो रहा है तो टॉपिक वाइज बता दीजिएगा कि आपको ये वर्ड क्लियर नहीं, ये चीजें क्लियर नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो क्लियर कर देंगे इसको। बेटा आगे बढ़े, नोट कर लिया, इसको हटा रहे हैं। डायग्रामेटिक थोड़ा समझ लीजिएगा, कैसे मैं डायग्रामेटिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब समझिएगा। यहाँ पे क्या है, ये चार्ज था Q1, ये यहां तक की सेपरेशन था R का, ये Q था, ठीक है। Q था, यहां से डायरेक्ट ये जा रही थी, यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा था, फोर्स के कारण क्या है, यहाँ पे F फोर्स लग रहा था। यही छोटा सा डायग्रामेटिक आपको यहाँ बन जाएगा बच्चे, ठीक है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या लिखेंगे, वही चीज तो सेम आ रही थी हमारी, क्या आ रहा था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड में R स्क्वायर और R वेक्टर। ये R स्क्वायर और R वेक्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कैसे इस मोड को हटाते हैं। ये देखिएगा क्या सिंपल सा क्या करना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है बेटा, ठीक है। ये सिंपल सा यहाँ पे ये चीज आ गई, या तो आप ये लिखो, ये भी लिख सकते हो, और करके लिख सकते हो, और ये भी सही है, ये भी अपने रेस्पेक्ट में सही है, ये भी अपने रेस्पेक्ट में सही है, ठीक है। दो चीजें आप लिख सकते हो। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया हो। सॉरी, यहाँ पे मैंने मॉड लगाना भूल गया था, ठीक है, ये यहाँ पे मॉड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। कूलम्ब लॉ तक आपका पूरा कंप्लीट है। अब हम कल जब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो हम इसके बेसिस पे पहले तो न्यूमेरिकल कराएंगे। किस पे कराएंगे, याद रखिएगा बच्चे, प्रैक्टिस करके रखिएगा, तभी समझ आने वाला है। प्रैक्टिस बेटा नहीं करो, किसी चीज की समझ नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूं। चाहे आप किसी महान टीचर से पढ़ लो, किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, कुछ नहीं समझ में आना जब तक आप खुद से पेपर कॉपी नहीं उठाओगे। हम क्या, आपको कोई टीचर नहीं पास करा पाएगा। फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसको आप जब तक कॉपी पेन और फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये ऐसा टॉपिक जब तक आप कॉपी या पेन नहीं उठाओगे और कोई भी टीचर नहीं समझा पाएगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। पहले हम बताएंगे इस पे Q इक्वल टू प्लस माइनस, एंडी पे एक न्यूमेरिकल, 2-3 न्यूमेरिकल बताएंगे। कूलम्ब लॉ पे बताएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इस पे हम एमसीक्यूज भी आपको बताते चलेंगे, ठीक है, एमसीक्यूज बताएंगे और P बाई Q भी बता देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दोनों चीज बताते चलेंगे। जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है भैया, जब हम लोग पढ़ते थे तो इस तरीके का पैटर्न नहीं आता था, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, कॉलम लॉ को डेरिवेशन करिए। आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, आजकल तो पॉइंट वाइज बता दे, पॉइंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन में चार पार्ट बना देंगे, चारों पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। हम लोग के टाइम में जब आता था पूरा डेरिवेशन करना पड़ता था, ठीक है। तो पूरा डेरिवेशन ही आपको जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है उस तरीके के पैटर्न बताएंगे और उस तरीके के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। टारगेट ये रखेंगे फिजिक्स में सब बच्चों को फुल आउट ऑफ फुल नंबर नहीं तो मतलब 60, अगर 80 नंबर का पेपर होता है तो 80 में से 70 तो स्कोर करते हैं बच्चे। फुल आउट ऑफ फुल आउट पे आप ही है, आपकी जिम्मेदारी भाई, फुल आउट ऑफ फुल आप भी ला सकते हो। 80 में से 80 कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों को आते हैं, लेकिन वो तब आते हैं जब प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम यहीं पे अपना टॉपिक खत्म करते हैं। कल जब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कराएंगे और अपने आगे के टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक इस टॉपिक को रिवीजन करते रहिएगा अपने टॉपिक, अपने कॉपी पेन लेकर, नहीं तो आगे के टॉपिक आपको क्लियर नहीं होंगे। 30 मिनट की वीडियो में आपको आधे घंटे का अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो क्या होगा, आप पहले क्या करेंगे, इस टॉपिक को रिवीजन करेंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू क्लास।